अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत से दो चीज़ें नहीं संभल पा रही, एक मईशत, दूसरा इमरान खान। मईशत की अगर बात करें तो नाज़रीन, जितने भी मुआशी एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के वर्ज पर खड़ा है। और दूसरा इमरान खान है कि जिन्हें हुकूमत जो है वो काबू में नहीं ला पा रही। हुकूमत उन्हें जो है किसी भी तरह से इमरान खान के खिलाफ उनकी हिकमत अमली जो तदाबीर हैं वो किसी भी सूरत में कामयाब होती नज़र अभी तक नहीं आ रही। क्योंकि आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गड़ी खुदा बख्श में अपने खिताब में इमरान खान के हवाले से बड़ी सख्त और थ्रेटनिंग टोन यूज़ की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को ख़बरदार किया आर्टिकल 6 और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, और ये कहा कि बात करनी है तो पार्लियामेंट के अंदर आएँ। आखिर ऐसा क्यों है? और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में पंजाब में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के हवाले से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की सूरत में मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि वो तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। लेकिन ये वोटिंग ऑब्वियसली 11 से पहले ना इजलास हो सकता है ना वोटिंग हो सकती है। लेकिन वो सरप्राइज़ क्या है जो नून लीग पंजाब के अंदर तैयार कर रही है? और जब बात करते हैं हम इलेक्शन की नाज़रीन, तो पूरे मुल्क में इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ मांग रही है, लेकिन इस्लामाबाद जैसे छोटे से एक टेरिटरी के अंदर इलेक्शन तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सका। ये बल्दियाती इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। बल्दियाती इलेक्शन होना था 31 दिसंबर को, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज मुलतवी कर दिया गया है। इस बुनियाद पर कि इस्लामाबाद के अंदर यूसीज़ की तादाद में इजाफा हुआ है, इसलिए अब बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इस पर तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर भी इलेक्शन से भाग गई है। तो इसमें दो इस पे पॉइंट बनते हैं, एक तो हुकूमत क्यों भाग रही है इलेक्शन से, और दूसरा तहरीक इंसाफ जो कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन चाह रही है, वो इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन नहीं ले सकी तो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन कैसे ले सकेगी? बात होगी आज पाकिस्तान टुनाइट में। अभी तक आपके साथ कुछ हुआ नहीं है और आपके साथ जो होगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर रफ़नानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, डिप्टी स्पीकर है पंजाब असम्बली के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। आज जब हम जिस तरह हमने बात की कि मौजूदा हुकूमत से इमरान खान और मईशत तो कंट्रोल हो नहीं पा रहे किसी सूरत में भी, और इमरान खान से मुतल्लिक तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बड़ी थ्रेटनिंग टोन यूज़ करनी पड़ी। ये जलसा तो था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से, आज उनकी शहादत को 15 साल गुजर गए हैं, लेकिन उस पर भी टॉपिक जो है वो इमरान खान रहे। इमरान खान के बारे में जो उन्हें वार्निंग दी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उन्हें कहा कि आखिरी वार्निंग देता हूँ, पार्लियामान के अंदर आओ, नहीं तो आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की उन्होंने बात की। ज़रा सुने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनके बारे में क्या बात की इस हवाले से। उसका हर कोशिश ये होगा कि फौज सियासत में दखेला जाए। खुलम खुला आर्टिकल 6 का खिलाफ वर्जी किया जा रहा है। जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो मुतालबा करते हैं कि आईन तोड़ो, आए इमरान का मदद करो, आए इमरान का उंगली पकड़ो, आए इमरान का नापी चेंज करो। इनका ये कोशिश है कि दबाव डाला जाए, ऐसा माहौल पैदा हो कि एक बार फिर मेरा अजीम हमवतनों, आपके पास आखिरी वार्निंग है, आप आए हाउस में आए, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सके। सड़कों के फिरके कलंदन तंजीमों से हम बात नहीं करते, आए हम मुकाबला करते हैं इलेक्शंस। आए इलेक्शन में मुकाबला करते हैं, लेकिन इलेक्शन की जब बात होती है तो इस्लामाबाद जैसी टेरिटरी के अंदर भी जो इत्तेहादी हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। यहाँ हल्का बंदियों का बहाना करके इलेक्शन जो है फ़िलहाल मुलतवी करवा दिया गया है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नाज़रीन एक और थ्रेट भी दी इमरान खान को, वो है उनकी मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से। इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या बात की, ज़रा सुन लें। अभी से रो रहे हो, अभी तक आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके खिलाफ भी नायब इस्तेमाल हो। हर चीज पे बात हो सकता है, नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। अगर आप जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते, और आपके साथ जो होगा
आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो आपके साथ होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो अफनानुल्लाह साहब क्या करने जा रहे हैं? ये इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान के साथ क्या करने ऐसे जा रही जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो आपके वज़ीर ख़ारजा हैं, जो आपके इत्तेहादी हैं, वो तो आर्टिकल 6 की बातें कर रहे हैं, वो तो उनके खिलाफ केसेस कायम करने की बात कर रहे हैं, वो तो उनकी मुमकिन गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुछ ऐसे काम हैं जो इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में कर दिए टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज टेन्योर प्राइमरीली, जिसके अंदर वो जो इन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी और वो जो सारा तमाशा किया, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट किया उस तहरीक को, वो सारा का सारा आर्टिकल 6 के ज़मरे में तो आता है। अब उसके ऊपर कोर्ट के डिसीजन भी मौजूद है कि ये इन्होंने गलत किया है, मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। तो ये ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट चले वो वहाँ पे रुक जाते हैं। घड़ी से और ऑडियो लीक से काम नहीं चला, अब आपको 8 महीने बाद आर्टिकल 6 याद आ गया है। मेरी गुजारिश सुन लेना पूरी बात। हो सकता है मामला इतनी ख़राबी तक ना जाता अगर एक इंसान रोज़ाना टीवी पर कहेगा कि जी मुझे वज़ीर आज़म बनाए, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देखे, जुडिशरी देखे, मुल्क जो है वो डूब रहा है, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मुझे वज़ीर आज़म। भाई ये को मजाक बना लिया आपने। आप रोज़ाना आके टीवी के ऊपर जो है वो इदारों से कहेंगे कि वो जो है वो आइन को सब्जुगेट करें या उनको एब्रोगेट करें, तो ये हम बाकी लोग क्या खामोशी से बैठे रहेंगे? आइन को एब्रोगेट करने का ये फ़ौज को दावत देना या जुडिशरी को दावत देना कि वो आके इलेक्शन कराएं, वो क्या है? उनके पास इख्तियार ही नहीं है, वो कहाँ से कराएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा। और जो सियासी जमातें हैं उनसे आप बात करके डेट ले सकते हैं अगर लेनी भी है आपने, आप उनको। और फिर आप जुडिशरी को इन्वॉल्व करते हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मामले के अंदर 63A वाले में, आप हर मसले को जाके जुडिशरी के पास ले जाते हैं और कहते हैं मेरा मसला हल करके दो। कभी आप इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहे होते हैं कि आए जी आए, मुझे वज़ीर आज़म लगाएं दोबारा से। तो ये ज़रा ये मामला इस तरह नहीं चल सकते। इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये नहीं हो सकता कि आप जब आपको सूट करे तो आप कहें जमहूरियत, आइन, जब सूट ना करे तो आप कहेंगे जी हमें जाके वज़ीर आज़म। आप लोग भी यही काम करते हैं? हम कहाँ काम करते हैं? आप मुझे बताएं, हमने कब दावत दी है? आप लोग हमने कभी नहीं दावत दी किसी को कि आए और आए, नाम लेते रहे जल्सों के अंदर, मुलाकातें होती रही, खुफिया जल्सों में नाम लेना एक बात, मुलाकातें होती रही। और अगर ये मुलाकातों का बाद में नहीं, हमने कभी ये नहीं बता भी दिया था। जीबी के मामले पर जो मुलाकात हुई थी उसमें आपके रहनुमाओं ने क्या बातें की थी, वहाँ पे बाजवा साहब ने उसके बाद में इजहार कर दिया था उसका। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कभी तो आप लोगों ने भी अपनी पेश कर दी थी वहाँ पे वज़ारत उज़्मा के लिए। देखिए फौज को एपॉलिटिकल करने के अंदर हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रगल की है और ये अच्छी बात है कि वो आपने किया या इदारजाती फैसला था? ये स्ट्रगल भी थी ना। ये कहते हैं ये इतना बड़ा फेलियर है इमरान खान, ये अगर फेलियर इतना बड़ा ना होता तो शायद ये वाला मसला ही ना होता। कौन सी स्ट्रगल थी? आप लोग तो मुजाहमत करते एकदम मुफाहमत की तरफ आ गए थे। वो जो जेलें काटी है ना, वो जरा एक दिन जेल को काट के दिखाए जो ये जो कि स्ट्रगल कितना आसान है। फौज कैसे होगी न्यूट्रल? नहीं, स्ट्रगल करनी होती है ना। हमने जमहूरियत के लिए, वोट को इज्जत दो के लिए स्ट्रगल की। जब इमरान खान सारे के सारे ये लोग लगे थे, एक पेज बना के बैठे हुए थे, तो उसके नतीजे के अंदर ये तब्दीली आई और ये इमरान खान की बहुत बुरी परफॉर्मेंस की वजह से भी ये नतीजा आया निकला। तो ये तमाम चीज़ें मिलके इस तरफ ले गए। तो हम तो आज भी ये कहते हैं कि उनको ये पॉलिटिकल होना चाहिए और ये अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल होना चाहिए। इमरान खान रोजाना के टीवी बोल रहा है कि जी मुझे आगे वज़ीर खान साहब की तो समझ आती है, कभी वो कहते हैं पॉलिटिकल हो जाए, कभी वो कहते हैं कभी कहते हैं न्यूट्रल जाए, कभी वो कहते हैं न्यूट्रलिटी बुरी चीज़ है। वासे क्यों वैसे आप क्या चाह रहे हैं आप फौज से? दूसरा मुझे ये बता दें कि ये जो इस वक्त थ्रेटनिंग टोन जो है वो इस वक्त हुकूमत की ज़्यादा वो ज़रा ज़्यादा आपके लिए खतरनाक होती जा रही है, ज़्यादा हार्श होती जा रही है। अब वो इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, और ये आप लोग फ़ौज को बार बार उकसाना बंद करेंगे या फिर सामना करेंगे फिर इन केसेस का? जनाब बात ये है कि इमरान खान पे अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो फिर जरदारी पे लगेगा, नवाज शरीफ पे लगेगा। अपने करतूतों के ऊपर पर्दा ना डालें, बल्कि जो हकाइक है उसको सामने लेके आए। और हकाइक ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इमरान खान से ज्यादा मकबूलियत इनमें से किसी एक की नहीं है, बल्कि 13 जमातें मिलकर अगर एक शख्स का मुकाबला नहीं कर सकी जो कि बाई इलेक्शन के रिजल्ट जाहिर करते हैं, तो किस बात पे उसकी गंदी आप मतलब जो कैंपेन आप कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल कैंपेन करें ना, आप जलसे करें, आप अपना नैरेटिव लोगों में लेके जाए, लोगों को पॉलिटिकली ग्रूम करें। गंदी हरकतों पे उतर हैं, तस्वीरें निकाल रहे हैं, वीडियोस निकाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ऑडियोज निकाल रहे हैं। क्या अपनी कौम की परवरिश कर रहे हैं? ये मुझे बता दें। क्या इस कौम के अंदर इनके अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार यहाँ पर नहीं बसते? तो खुदारा इन हरकतों से निकल के आप लोग पॉलिटिकल ग्राउंड में जेन्युइनली मुकाबला करें तो कर लें। आप मुकाबला सारे मिलके करें, जो आपका पॉलिटिकल राइट है। इन हरकतों के बाद अब नया स्लोगन निकाल दिया। निकाला किसने? बिलावल ने, सुभान अल्लाह। और निकाल के क्या कह रहे कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगेगा। किस बात पे लगेगा? मुझे बयान करें ना पहले। आर्टिकल 6 की
डेफिनेशन बता दें, बयान कर दें, तो हम ताकि समझ लेना कि आर्टिकल। वो कह रहे हैं आपने जो असम्बलियां वगैरह, वो कह रहे हैं असम्बलियां तोड़ने का जो इक़दाम था वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। बोला बोला किस असम्बली की बात कर रहे हैं जो तोड़ दिया, जिसके ऊपर बात कर रहे हैं भाई? कौमी असम्बली की रेजोल्यूशन का जो था, अप्रैल की बात कर रहा हूँ भाई, उसके ऊपर लग ही नहीं सकता भाई। क्या हो गया आज तक? तो इनको तो खैर साइफर का नहीं पता था, I'm sorry, लंबी बात छेड़ दी। इनके लीडर ने तो साइफर की डेफिनेशन ही और कर दी, उसको समझ ही नहीं आई कि साइफर था क्या। तो व्हाट आई मीन टू से, खुदारा आप मेरी बात को समझें कि इमरान खान के खिलाफ इनके पास ये पता नहीं कहां से भी मवाद लेके आएंगे। आर्टिकल 6 से शुरू होंगे, न जाने कौन कौन से आर्टिकल खोलेंगे। लेकिन जमहूरियत है ना, फैसला अवाम ने करना है ना, ये आप लोगों को जल्द पता चल जाएगा। करा लेते हैं इलेक्शन अगर इनमें इतनी हिम्मत होती। हुकूमत संभाली नहीं जा रही, मईशत संभाली नहीं जा रही, और अवाम बेचारा गरीब बेबस और तकलीफ हर दिन ब दिन तंगदस्ती उसकी बढ़ रही है। और ये हुकूमत इसमें नहीं छोड़े, क्योंकि अब ये आगे समुंदर है और पीछे भी इनके लिए मौत ही है, आगे भी मौत ही है। क्यों? सियासी मौत इसलिए इन लोगों के लिए क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है भाई। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, अब दो मुख्तलिफ आरा आ गई है, मैं दोनों पे चाहूँगा आपका तज़किया जो है वो शामिल किया जाए। एक तो यह है कि क्या वाक़तन PDM के लिए आगे समंदर पीछे खाई वाली सूरत हाल बन चुकी है कि अब वो इलेक्शन कराते हैं तो पॉपुलैरिटी इमरान खान की काफ़ी ज़्यादा है, नहीं करवाते तो मुआशी हालात इतने ज़्यादा गंभीर होते चले जा रहे हैं कि हम एक मुआशी दलदल के अंदर दसते चले जा रहे हैं, जिससे निकलना शायद PMLN के लिए मुश्किल यानी मुमकिन ना हो, मुल्क के लिए मुमकिन ना हो। दूसरा, इमरान खान क्या इतना दर्द सर बन चुका है मौजूदा हुकूमत के लिए, वो बिल्कुल जो भी जितनी तदाबीर थी इमरान खान के खिलाफ वो सारी की सारी नाकाम हो गई, और अब वो जो बातें हो रही हैं आर्टिकल 6 लगाने की और जेल में डालने की, गिरफ्तारी की, ये फ्रस्ट्रेशन है क्या PDM गवर्नमेंट की? बहुत शुक्रिया समर, बड़ी अहम सवालात हैं और आज के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी सवालात हैं जिन पर बात होती रहनी चाहिए। जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत इक़्तिदार संभालने के बाद, आइनी तरीके से इक़्तिदार संभालने के बाद, वो अपनी मकबूलियत को और अपनी कारकर्दगी में कुछ तालमेल पैदा नहीं कर सकी, इस बात से तो इत्तफाक है। और वो अपना नैरेटिव नहीं बना सकी, इस बात पर तो इत्तफाक है। और ऐसा नहीं हो सका है कि वो काउंटर कर सकें इमरान खान साहब को या उनकी जमात को। लेकिन एक बात ज़रूर, ये मैं चूँकि पहले दिन से ऑन रिकॉर्ड हूँ कि जो कुछ इमरान खान और उनकी पार्टी ने 3 अप्रैल को ऐवान के अंदर किया और फिर उसके बाद जो है 9 अप्रैल को जो कुछ हुआ, ये सारा कुछ जो था वो अमल आइन की एब्रोगेशन थी। मैंने उसी दिन कहा था कि आइन को एब्रोगेट किया गया है, आइन को सस्पेंड कर दिया है, आइन को सबवर्ट कर दिया गया है और आइन को तोड़ दिया गया है। जिस तरह से शहबाज चौधरी साहब ने आइन का आर्टिकल 5 पढ़ा था, उस वक्त ये कौन सा ऐसा जवाब था कि आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट की अक्सरियत पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब ये सारे के सारे आइन शिकनी के मुर्तकब हुए हैं और ये गद्दार हैं, और सजा दे दी गई। सजा ये थी कि डिप्टी स्पीकर जो उस वक्त स्पीकर के मसरत पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हाँ जो आपने पढ़ा है वो ठीक है, और लिखा हुआ पढ़ा, और कहा कि जी मैं इस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर रहा हूं। इट वाज द ऑब्लिगेशन। ये जो था ये आइन का एब्रोगेशन था, ये आइन का सबवर्ट करना था, ये आइन को सस्पेंड करना था, ये आइन को अबैंस में रखना था, ये आइन को तोड़ डालना था। और इस पर उसी वक्त और फिर उसके बाद जो है वो उठकर चले गए, और फिर जो है थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब ने असेंबली को तोड़ने का ऐलान किया, और फिर जो है मामला आगे चले गए। फिर रात 1 बजे तक फैसला करते रहे कि ये हैं कि नहीं है। वजीर आजम एक तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जजमेंट आई थी इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक, उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल का वर्ड था, उसमें आइन को तोड़ना, एब्रोकेट करना, इस हवाले से कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नहीं थी। दूसरा, अब जो पॉलिटिकली जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये इनके लिए क्यों इमरान खान दर्द सर बनते जा रहे हैं कि ऑडियोज़ ले आए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो मकबूलियत कम नहीं हो रही। इधर अपनी जो मुआशी हालात हैं वो इतने बुरे होते जा रहे हैं मुल्क के कि गवर्नेंस इनसे संभाली नहीं जा रही, और अब आर्टिकल 6 की बातें, मुमकिन तौर पर गिरफ्तारी की बातें, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है मौजूदा गवर्नमेंट की? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा ख्याल सबसे बड़ा ये है कि जो एक नैरेटिव बनाया गया है कि जो मकबूल हो गए, भाई कहाँ मकबूल हो गए? आए जरा सिंध में देखें क्या सूरत हाल है, आए बलूचिस्तान में देखें, लोग डूबे हुए हैं। अब भी बलूचिस्तान में तो जाकर देखें ना किस तरह से लोग डूबे हुए हैं, लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास चादर नहीं है, लोगों के पास छत नहीं है। और उस वक्त जो है
लोगों को संभालने के लिए कौन जा रहा है? इमरान खान एक दिन नहीं गए उन इलाकों में जहां पर ये सब कुछ हुआ है, और वो लोग इस वक्त इस इंतजार में बैठे हैं कि कभी इमरान खान की शक्ल दिखें तो फिर उनसे बात करेंगे। ये 3-4 सूबों में ये हो चुका है। क्या सूरत हाल हुई थी आपको पता नहीं? क्या सवा भी डूब चुका था, तख्ताई डूब चुका था, नौशहरा डूब चुका था, मर्दान डूब चुका था, जहांगीरा डूब चुका था, और आगे चले आए बन्नू डूब चुका था, इस्माइल खान डूब चुका था, डेरा गाजी खान डूब चुका था, राजनपुर डूब चुका था, और इस तरह से बलूचिस्तान के तमाम अजला डूब चुके थे, और सिंध डूब चुका था। किसी एक के घर पर गए, किसी के एक दरवाजे पर गए, जाकर पूछा कि भाईजान आपके साथ क्या हाल हुआ? सर, इमरान खान ने घर जाने के बजाय जो इमरान खान ने काम किया, उन्होंने तो जो है काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे, फंड रेजिंग करके अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए, उनसे सलामत आज़ीम के लिए इकट्ठे किए ना। कहाँ है वो पैसे? किस जगह कर रखे हैं? कहाँ पर लगाए गए हैं? किसको दिए गए हैं? किसके हवाले किए गए? बहुत सी चीजें हैं। पंजाब गवर्नमेंट को दिए, केपी गवर्नमेंट को पैसे दिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो कहाँ गए पैसे के? वो केपी गवर्नमेंट जो है उसके पास तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। आज तो बलूचिस्तान की हुकूमत जहां पर वो बैठे हुए थे वहां भी वो नहीं है उनके पास, और जिनको इन्होंने वजीर आला बनवाया था वो बलूचिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। उनने भी अपने अकाउंट्स को वो कर दिया है। जहां 2 हुकूमतें इनकी हैं, यहाँ पर बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में, वहां यही सूरत हाल है कि लोगों के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। पंजाब में सारे पैसे उठाकर ये गुजरात में शिफ्ट कर दिए गए। अब गुजरात जो है वो 3 खरब के प्रोजेक्ट्स लेकर बैठा हुआ है, और पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन ये नहीं है। लोगों को नजर आ रहा है यार, ये हुकूमत से मैं ये कहता हूं कि इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए, और बाहर आकर सियासत का मुकाबला करना चाहिए। पॉपुलरिटी का पता चल जाएगा। ये इख्तियार में बैठे हुए हैं। सर, ये हालत लगारी साहब, ये किसे कह रहे हैं आप? ये लोग इस्लामाबाद के अंदर छोटा सा बल्दियाती इलेक्शन होना था, इस बल्दियाती इलेक्शन से भागे ये लोग। गलत किया है। कहां सियासत छोड़ेंगे, मुल्क के अंदर जाएंगे मुकाबला करने के लिए? मैं ये कहता हूं कि बल्दियाती इलेक्शन को छोड़ें। बल्दियाती इलेक्शन लाजमन होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, लेकिन इनको हुकूमत को छोड़कर आ जाना चाहिए। 2021 में इमरान खान कितने हल्के जीत रहे थे? तमाम अपनी सीटें हारते चले जा रहे थे। तो अब कौन सा ऐसा हो गया? इसलिए कि हुकूमत पर बैठे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, इसलिए उनको गैर पॉपुलर फैसले करने पड़ रहे हैं, और उसका नतीजा भी भुगतेंगे। सर, अब तो IMF के साथ जो 9th रिव्यू हमारा सस्पेंड हुआ है, जो 9th रिव्यू हमारा रुका हुआ है, उसमें तो वो बहुत ज्यादा कड़ी शराइत रख रहे हैं। अगर उन पे अमल दरामद कर दिया तो मुस्लिम लीग नून का तो जनाजा निकल जाएगा सियासत का। बहरहाल सर, इस पे मैं दोबारा बात करूंगा। जी वही शराइत तो इमरान खान मान कर आए थे ना, ये वही शराइत अभी तक तो आपको नहीं मिला है ना। वो जो कुछ आप IMF से लेना चाहते हैं उसकी शराइत तो इमरान खान ने तय की थी ना जी, तो इन्होंने क्या तय की थी। अब इस पर साइन करने के लिए वो तो आप इमरान उससे ज्यादा मांग रहा है, इसलिए कि इमरान खान साहब ने तो उसको बिल्कुल बेकार करके रख दिया था। मुआहदा करके आए और फिर उसके बाद जो है कीमतें और कम की, और उसका नतीजा भुगत रहे हैं कि आप IMF आपसे बात करने को तैयार नहीं। सर, अवाम तो यही देखते हैं ना, अवाम तो यही देखते हैं कि भाई हमें किसने रिलीफ दिया, किसने नहीं दिया। आपकी बात टेक्निकली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, टेक्निकली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पॉलिटिकली जब हम देखें तो वो लोग तो फिर देखते हैं। वही बात करूंगा जो हकीकत है, मैं वही बात करूंगा जो हकीकत है। हकीकत यह है कि ये सारा बहरान इमरान खान का पैदा करता है, और उसका नतीजा भी इमरान खान को भुगतना होगा। वो सर 8 महीने से तो हालात से निकल आना चाहिए था ना। अफनानुल्लाह साहब, मुझे कहां से निकलेंगे 8 महीने में? ये जब आई थी हुकूमत तो इन्होंने कहा था 8 महीने में हम कर देंगे सारा कुछ। 2 साल तक इन्होंने कहा था हमसे कोई पूछे भी ना, हम मजबूत रिपोर्टिंग की जाए, ये बताया ना जाए मुल्क में मसाइल क्या है, और अपने टाइम पे दूसरे के टाइम पे कह रहे हैं 8 महीने में। 8 महीने में इतना सारा मसाइल जो उन्होंने पैदा किए हैं वो 8 महीने में हम कहाँ से सही करें? हमारा दौर 2013 से 2018 वाले का कंपैरिजन किया जाए इनके 4 साल से, पिछले 8 महीने तो हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। ऊपर से इन्होंने कौन सी ऐसी हरकत नहीं की मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने की। कभी धरने करते हैं, कभी IMF से कहते हैं कि प्रोग्राम कैंसिल कर दो, कभी कहते हैं बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स से कि जी इस मुल्क में इन्वेस्ट ना करो, खुद कैंपेन चलाते हैं, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। तो ये ऐसी ऑपोजिशन इमरान खान से ज्यादा तो आपके मिफ्ता इस्माइल कैंपेन चला रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, वो भी गलत है, मैं कौन सा कह रहा हूँ अच्छा है। वो तो आपके अपने बंदे हैं ना, वो तो तरीके इंसाफ में नहीं है ना, वो तो इमरान खान के कहने पे नहीं कर रहे ना। लेकिन बस वो भटक गए हैं बहुत ज्यादा, अब क्या किया जा सकता है? किसने भटकाया उन्हें? बस जिसने ही भटकाया वो भटके हुए हैं, जो मतलब कि अभी भटके बंदे को आपने मुल्क का वजीर खजाना लगा दिया था यार, अजीब लोग हैं। हमसे हुई है बहुत बड़ी, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कहा कितनी बड़ी गलती थी वो अपना ये जो है अपना जो मिफ्ता इस्माइल साहब, नहीं मिफ्ता इस्माइल नहीं, ये जो डिप्टी स्पीकर साहब है, इन्होंने ये कहा कि जी बच्चे कौम जो है वो खराब हो रही है। मुझे मिफ्ता साहब का जरा बता दे। मिफ्ता साहब क्या, वो तो देखें, वो अब हिस्सा नहीं है गवर्नमेंट का, मैं उन पर क्या कमेंट करूँ? PMLN कैसा तो है ना, ठीक है बिल्कुल है। अभी इस वक्त देखते हैं आगे किसने भटकाया मिफ्ता साहब को? ये
पता नहीं रियलिटीज उन्हें भटका रही है जो उनके सामने नजर आ रही है, जिससे आप जो है वो आंखें बंद करके बैठ गए। नहीं है भाई के पास जवाब के उन्होंने गवर्नमेंट क्यों ली, हटके नजर नहीं है आवाम के पास जाने के लिए, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश बेचने के लिए गवर्नमेंट लेके किया गया आवाम के साथ। ये कह रहे हैं कि बदतमीजी सिखाई है कौम को, क्या किया। ये ऐसी ऑडियो वीडियो जो आप पिछले 12 साल से इस कौम को गालियां सिखा रहे हैं, जो बदतरीन गालियां आप लोगों ने अपनी सोशल मीडिया टीम को लगाया हुआ है, सुबह शाम लोगों को गालियां, औरतों तक को आपने नहीं छोड़ा। हमने जो चोर आज आपको याद आ गया, अपनी ऑडियो लीक्स निकले तो तमीज याद आ गई, कौम की क्या कहते हैं वो याद आ गई, कौम की परवरिश कैसे होगी, गलत हो रही है। आज भी आपकी टीम गालियां देती है, अपनी गालियां ऑडियो निकालना भी तो बुरी बात है ना। मैंने नहीं निकाली है, हमने निकाली है। मैं ये कह रहा हूँ ये दर्श नहीं दे सकते, किसने भी निकाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दर्श नहीं दे सकते। वासिफ साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, जरा एक मिनट दे दे मुझे। वासिफ आप इस बात पे एग्रीड अपॉन हो जाए, मुझे जरा एक मिनट दे दे। यहाँ पे डिप्टी स्पीकर मैं हूँ आज का, थोड़ी देर में मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा आपका माइक खोलते जरा। मुझे सर ये बता दें कि आपकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, क्या वो भी मानते हैं कि मिफ्ता इस्माइल भटक गए? देखिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो अब माजी का हिस्सा है। ये डार साहब जो है इस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो पार्टी ने शोकाज भी जारी करेगी, देखें या करना चाहिए? देखें कुछ चीज़ें जो है अंडर कंसिडरेशन है, अगर मामले को आगे देखते हैं कि कहाँ जाता है। अगर ना रोके तो फिर शोकाज करेंगे? नहीं, देखें बात ये है कि कोई भी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर आपकी पार्टी के अंदर बैठ के जब कोई घर के अंदर से तीर चलाएगा वो तो फिर कोई भी अगर कैंपेन चलाए कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, तो ये मतलब अजीब मजाक है भाई। ये जो है ये आप अपने मुल्क के खिलाफ तो कैंपेन नहीं चला सकते ना आप। वो तो आपको आईना दिखा रहे हैं यार, मुल्क के खिलाफ क्या वो आईना दिखा रहे हैं बैठे। वो मैं आईना फिर तहरीक इंसाफ आईना दिखाए, तहरीक इंसाफ बात करे, चले समझ आती है कि उनके सियासी मफादात हैं। मिफ्ता इस्माइल तो यार नहीं, वो वज़ारत से हटने के बाद किया ना, उससे पहले तो नहीं उन्होंने किया। वज़ारत से हटे तो किया ना, उससे पहले सब कुछ ठीक था। तो बहरहाल मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, कभी जो है वो मसला यह है कि IMF प्रोग्राम आपने अगर दोबारा से उसे ट्रैक पे लाना है, वो जो कड़वी गोली की मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन, वो आपके सामने रखते हैं डिटेल्स। बड़ी ही सख्त शराइत IMF की तरफ से रखी गई हैं पाकिस्तान के लिए। जो नून लीग कहती है ना हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचा लिया, अगर ये जो शराइत अब 9th रिव्यू के लिए IMF ने रखी है पाकिस्तान के लिए, अगर ये अमल दरामद इन पे कर देते हैं, नहीं करते तो हमारे रिजर्व $6.1 बिलियन पे आ गए हैं, बिल्कुल डिफॉल्ट के हम करीब पहुंच चुके हैं। करते हैं तो फिर सियासत का मजीद जनाजा निकलना है। मैं आपके सामने चंद एक शराइत आपके सामने रखता हूँ, जो डॉलर के हवाले से जो उसका मार्केट रेट है और जो उसकी जो एक्सचेंज रेट है मार्केट के मुताबिक वो कहा जा रहा है नहीं है, उसमें 25 से 30 रुपए का फ़र्क है। और गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का कहा जा रहा है IMF की तरफ से। इसके अलावा नाज़रीन 31 रुपये तक जो है वो यूनिट बिजली का जो है वो बढ़ सकता है अगर ये गैस और बिजली कीमतों में इजाफा किया जाता है। और 650 अरब रुपये की सब्सिडी, वो कहा जा रहा है कि अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाते तो फिर ये सब्सिडी जो है ये आपको आप कहाँ से लाएंगे, ये आपको जो इस वक्त आप दे रहे हैं। और फिर 800 अरब रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पे हुकूमत 50 रुपये ले रही है, फी लीटर पेट्रोल पे 50 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी PDL ली जा रही है हमसे। और वो कहा जा रहा है उसके बावजूद भी 800 अरब रुपये के हमने जो टैक्सेस इकट्ठे करने थे वो हम नहीं कर पा रहे, शॉर्टफॉल आ रहा है। IMF उससे भी मुतमईन नहीं है। और इसके अलावा सैलाब ज़दगान पर प्लान पर कितने पैसे खर्च करेंगे, इस पर भी वो आपसे पूछ रहे हैं। तो ये सवालात जो IMF से मुतल्लिक जो उठ रहे हैं, ज़ाहिर अगर ये हुकूमत करती है फिर भी जो है उसकी सियासी मौत है, नहीं करती उनकी मईशत जो है वो फिर उसके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और जिस तरह बात करें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। तो नून लीग के लिए इट्स अ वेरी टफ कॉल। एक ब्रेक लेते हैं, मौसम ब्रेक के बाद आएंगे, बात करेंगे पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी का शिकार है पिछले कई हफ्तों से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात हो रही है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, पंजाब की सियासी सूरत हाल की बात हो रही है। पंजाब में नाज़रीन नून लीग अब ये दावा कर रही है कि वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग अगर होती है तो वो तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए तैयार हैं। वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ देर पहले आप चैलेंज दे रहे थे मुस्लिम लीग नून को कि ये इलेक्शन में क्यों नहीं आते, भाग क्यों रहे हैं। तो इस वक्त आपका भी इम्तिहान, आपका भी टेस्ट है कि अगर आप पॉपुलर हैं पंजाब के अंदर तो आपका एक मेंबर भी अपनी लॉयल्टी शिफ्ट नहीं करेगा PMLN की तरफ, आपके खिलाफ वोट नहीं डालेगा। तो फिर करवा दें आप पंजाब के अंदर
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उन पर वोटिंग क्यों नहीं करवा रहे? फिर आप लोग करवा दें वोटिंग। हम तैयार हैं। उनका ज्यादातर जो फोकस है वो सीएम के ऊपर रहा, क्योंकि सीएम की तरफ से समरी जानी थी गवर्नर को, तो वो हम लोग तहलील करने जा रहे थे जुमे वाले दिन, लेकिन उन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपने एक नई वॉर खोल दी, एक आईनी जंग छेड़ दी, जिसका अब हल जो निकलना है वो 11 तारीख को यकीनन अदालत में जिसने सबको बुलाया हुआ है उसी पे होगा। बहरहाल मैटर अभी सब जुडिस है और उसको टाइम तो लगेगा, उससे पहले उस पर क्या बयान करूं। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने करना है, उन्होंने तो करना नहीं है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हम इनको सरप्राइज़ दे देंगे, और सरप्राइज़ बिल्कुल आप समझें कि 11th आवर में एंटर हो चुके हैं और हमेशा की तरह इनको सरप्राइज़ ही मिल रहे हैं। जैसे पहले कोर्ट से भी इनको मिला, जब हमने इनको कहा कि आपने गलत समरी भेजी है, इन्होंने इसके ऊपर बहस मुबाहिसा किया और उस पर क्या हुआ, और वो जो काबीना है वो बहाल होगी। सीएम 186 बंदे पूरे कर लेंगे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? तो हम तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है, हमारे बंदे भी तैयार हैं जी। 186 बंदे पूरे कर लेंगे जी जी, हमारे बंदे ज्यादा हैं 186 से। अब जो उम्रे पे गए हैं, और एक हमारी खातून एमपी है जिनके बेटे की कीमो हो रही है, अल्लाह उसको सेहत याब करे, तो उन्होंने अभी आ जाना है, यकीनन उनसे डेट ले ली गई होगी, तो उन्होंने अभी आ जाना है, तो हमने साथ ही सरप्राइज़ करा दे देना। हमारे लिए हमारे बंदे पूरे हैं, हमारी तादाद पूरी है। हमने जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की उसमें तादाद पूरी थी। हमने हाउस के अंदर जो लेजिस्लेशन करनी थी, नून लीग कह रही है कि 12 बंदे हमने पूरी थी। नून लीग कह रही है, कल मलिक अहमद साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि 12 बंदे तहरीक इंसाफ के शॉर्ट होने जा रहे हैं। भाई नहीं, उनके बोलने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है। सच की बहुत कमी है उनमें, नमक की तो थी लेकिन अब सच की भी कमी है, और उसकी कमी का सबसे बड़ा देखे ना, उनकी तो अपनी वो इकोनॉमी ठीक करने आए थे। नमक की कमी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों में ज्यादा नजर आ रही है। पहले आपके कुछ एमएनए भाग गए यहाँ से, दूसरा कहते हैं आपके एमपीएस भागे। नमक की कमी तो तहरीक इंसाफ की तरफ मुझे ज्यादा लग रही है, बंदे आपके टूट रहे हैं, लॉयल्टीज वहां पे शिफ्ट हो रही है। नहीं, वो जो कमी पेशी थी वो इमरान खान ने जब अपना नैरेटिव दिया, बयानिया दिया कि एक कौम को किन मॉरल ग्राउंड्स पे खड़ा होना चाहिए, और दर हकीकत ये इनसाइडर स्टोरी है क्या उस चेंज करने की। आप देख लें, उसको चेंज करने के बाद कोई एक शख्स भी अपनी जगह से टच से मस हुआ है। छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, 186 बंदे पूरे करने थे, हमारे पास 186 बंदे पूरे करने थे डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के अंदर, हमने पूरे कर लिए। एक बंदा भी स्लिप नहीं हुआ हमें, तो अब कैसे हमारे बंदा स्लिप होगा? वो जो खातून एमपी आपकी मुल्क से बाहर है, वो कब आ रही है वापस? था जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने दी थी ना, हमने पूरी की थी जी। वो खातून मेंबर आपकी कब आ रही है वापस, जो मुल्क से बाहर है? मेरे ख्याल में ये अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। उनके बेटे की कीमो हो रही है, और जो उम्रे पे गए हैं उनकी भी तारीख यही है, फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आ जाएंगे। तो 11 जनवरी से पहले इसका मतलब है कि आप एतमाद का वोट ले लेंगे? में आ जाएंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी क्या होता है सर, सियासत में होता है या एतमाद का वोट लेंगे या नहीं लेंगे की खातिर, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा देखें ना, ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है हाउस के अंदर की, हमने कब क्या करना है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं, आपको बता रहे, खबर दे रहे हैं आपको हम करने जा रहे हैं। और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होने जा रही है क्या? आदम एतमाद की अगर वोटिंग होती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले उसके लिए इन्होंने बंदे पूरे करने हैं। देखिए ना, बंदे कहां से पूरे करेंगे? ये कुल मिला के 13 जमातों का निचोड़ निकाल के 180 पे आके ब्रेक लग गई है। कहां से बंदे ये पूरे करेंगे? कैसे इंसाफ में से पूरे करेंगे? मिनिमम तरीके इंसाफ में से पूरे करेंगे। वो तो है भी खुफिया वोटिंग है मेरे ख्याल से, उसमें तो ये बंदे आराम से मैनेज कर लेंगे। सीक्रेट बैलेट है ना, कोर्ट की तरफ से आ चुके हैं। देखिए ना, इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरी बात सुनो, इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरी करनी है अगर, तो उस दिन अगर हम हाउस में नहीं जाते, तो ये क्या आपको क्या लगता है हमारे लोग जाके इनके साथ बैठ जाएंगे कि हम खुफिया वोट डालने आए? भाई हमारी तरफ से डिसाइड हो गया, हमने वोट नहीं डालनी, कौन जाएगा वोट डालने के लिए, पहले ये बताए। और दूसरी बात, अगर पार्टी के पार्लिमानी लीडर ने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं जाना, तो आप मुझे बताइए ना कि फिर कोई उसको डिनाई कर सकता है? अगर डिनाई करता है तो उसका रेफरेंस चला जाता है, और उस रेफरेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन को डी-नोटिफाई करता है। कौन सा ऐसा पॉलिटिकल सियाना रह गया कि जो अपने ज़मीर का सौदा कर दे? ठीक है,
नज़ीर लगारी साहब, ये जो पंजाब के अंदर मामला है, आपको लग रहा है कि 11 से पहले स्पीकर परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे, चूँकि दे आर कॉन्फिडेंट के बंदे उनके पूरे हो जाएंगे, उनके मेंबर जो मुल्क से बाहर है उन्हें बुला लेंगे और एतमाद का वोट लेके वो चले जाएंगे 11 वाली समात के ऊपर, तो इससे परवेज इलाही साहब को फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से पॉलिटिकली। एक तो ये कि स्पीकर परवेज इलाही साहब नहीं है, तो वो मैं सीएम की बात कर रहा हूँ। जी तो लेकिन जो इन्होंने तरीक़ाकार बताया है, तो ये तो इस खौफ का इजहार करता है कि उनके लोग जो हैं वो टूट जाएंगे। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि हम जब हमारा लीडर ऑफ द हाउस ये कह दे या जब हमारा पार्लिमानी लीडर ये कह दे कि हमने मीटिंग नहीं जाना है, इजलास में नहीं जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें ये शकूक व शुबात हैं कि उनके अरकान टूट कर जो है वो अपोजिशन को वोट दे सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप टेक्निकली बचाने की कोशिश करेंगे, आप उस सूरत हाल के हकीकी तौर पर आप असम्बली को या वज़ीर आला को बचा नहीं पाएंगे। और फिर जब ये तय है कि आपने तो उसके बाद तोड़ ही देना है, यानी जो ही बतौर चीफ मिनिस्टर उनका रिवाइवल होता है जनाब चौधरी परवेज इलाही का, तो फिर उन्होंने असम्बली तोड़ देनी है। और असम्बली तोड़ देनी है तो चौधरी परवेज इलाही को क्या ये सूट करता है कि वो असम्बली टूटी हुई असम्बली में, और फिर ये कि जो निगरान आते हैं वो ज़रूरी है कि वो 3 खरब रुपए जो ले गए हैं गुजरात में और सराइकी बेल्ट के और सेंट्रल पंजाब के पैसे उठाकर जो लेकर गए हैं, वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो निगरान भी उसी जगह पर लगने देंगे और कहेंगे कि ठीक है जी, अब खसूसी PC1 PC2 तैयार किए जा रहे हैं, जो ज़रूरी वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें वैसे हो पाएंगी। मेरा नहीं ख्याल है कि उसका ये सोचेंगे कि मुझे फ़ायदा हो रहा है। बहुत सी और चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। गो मगो की जो कैफियत शुरू हुई थी जनाब परवेज इलाही साहब की, और जी आपने जनरल बाजवा को के बारे में बुरी बातें कह दी हैं, लिहाजा ये तो बहुत ही बुरी बात है और हम इसका साथ देने को तैयार नहीं है, कोई इस तरह का ना करे, तो मेरे ख्याल में ये चलता रहेगा। और फिर ये कि जो लॉयल्टी इनके पास है, ये लॉयल्टी खरीदी गई थी, और ये खरीदी गई थी जहांगीर तरीन के और अलीम खान के पैसों से, और जो लोग खरीद कर यहाँ पर इनके झोली में डाले गए थे, वो अगर झोली से उड़कर चले गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। और फिर ये कि तो न्यूट्रलिटी पे फिर से शक होगा सर, जो बंदे झोली में डाले गए थे अगर वो उठा लिए जाते फिर तो फिर से शक होगा, अगर वो बंदे वहां से निकाल लिए जाते तरीके इंसाफ के कैंप से, फिर न्यूट्रलिटी पे फिर से शक किया जाएगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, जब डाले जा रहे थे उठाकर वो ठीक था, जब लोगों के टिकट होल्डर्स को वोटर्स को नहीं, आरटीएस मशीनों का बैठना अलग बात है। आरटीएस मशीनों का उठाना वो बिल्कुल, उनका बिठा देना वो बिल्कुल अलग मामला था। जब पूरे उम्मीदवारों को ही उठा लिया गया था तो वो ठीक अमल था। तो अगर वो ये समझते हैं, वही लोग जो अपनी पार्टी से चले गए थे कि जी हम वापस जाते हैं अपनी पार्टी में, हमारे साथ ज्यादती हो गई थी और हमें ये गलत हुआ था हमारे साथ, तो फिर क्या होगा? ठीक है, इसलिए कि ये एक दफा तो एक पार्टी से जा चुके हैं ना, कई ये लोग तो कई पार्टियां बदल चुके हैं, और इनका ख्याल है कि लोगों की लॉयल्टी खरीद ली गई है तो बहुत मुश्किल है। ये खौफ के जनाब वो मकबूलियत है, तो मकबूलियत का पता चल जाएगा। इस हुकूमत को खत्म होने दें। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग रिजाइन करें या जो भी तरीका करें, ये हट जाएं। अगले दिन इमरान खान का पता चल जाएगा कि वो कहां पर खड़े हुए हैं, इसलिए वो अपोजिशन की वाहिद आवाज बने हुए हैं, और ये सारे मिल मिलाकर भी अपना नैरेटिव बना पा रहे हैं, ना अपने आप को सामने ला पा रहे हैं। ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं हल्के वाले लोग हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनके पास वोटर्स हैं। जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं जुलाई के और अक्टूबर के, उनके बारे में तो आप एक सीट पर मैं आपसे बात करने को तैयार हूं कि क्यों हारे थे, उसकी वजह क्या थी। भाई जिन लोगों को आपने ये मुस्लिम लीग नून वो तो सर हो चुका है, लेकिन मसला ये है सर, आज तो इस्लामाबाद के अंदर जब बलदियाती इलेक्शन हो रहा है, या तो ये वाली सूरत हाल नहीं है, लेकिन यहाँ से भाग गई है पीडीएम हुकूमत। यहाँ से अफनानुल्लाह साहब से मैं इसी मामले पर जरा उनका जवाब ले लूँ। अफनानुल्लाह साहब, जो इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन का मामला है, 31 दिसंबर को बलदियाती इलेक्शन शेड्यूल था, आपने बीच में आके लोकल गवर्नमेंट आपने एक एक्ट आप ले आए और आपने आके पास करवा दिया कौमी असम्बली से भागम भाग में। फिर सेनेट के अंदर गया, वहाँ कोरम को जो है ना काउंटिंग करवाए बगैर चेयरमैन साहब ने वहाँ से भी पास करवा दिया। करवाई थी काउंटिंग करवा के, वहीं कोरम कम था, वहाँ पे कोरम पूरा था।
कोरम पूरा था। 2 सेनेटर जो थे वो आए नहीं थे, वो आ गए जब तक उन्होंने काउंट किया। बाहर से बुला लिए? नहीं, जो बाहर थे, नहीं बाहर नहीं, हॉल के अंदर मौजूद नहीं थे, बाहर से शायद। हाँ, वो हाजी वगैरह में हुए होंगे। हाजी हिदायतुल्लाह साहब नहीं थे और सेनेटर इसाक डार साहब नहीं थे, तो वो दोनों आ गए थे तो कोरम पूरा हो गया था। बाद में ऐसे थोड़ी कोरम पूरा किए बगैर शेयर। पहले नहीं था, जब वो पॉइंट हुआ तो उसको नहीं, लॉबी में से आ गए थे, बाद में हमने कॉल की, लोग आ गए, उन्होंने पूरा कर लिया, कॉल करके बुला लिया। हाँ जी, तो वो कोरम पूरा हो गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आप पे काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। खान साहब तो कह रहे हैं कि वो मिले हुए उधर आपके साथ, लेकिन वो काफी नाराज थे। अब मैं थोड़ा सा जरा ये उनके आज के रिमार्क्स जरा पढ़ दूं मैं जरा, जो आज की बलदियाती इंतखाबात केस से मुतल्लिक जो समाअत थी, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है, उसमें नाज़रीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में 2 बार हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, हुकूमत को पहले ख्याल क्यों नहीं आया? हुकूमत ने कमीशन को एक पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट कर दिया गया है, हमारे पास तो बराह रास्त इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी ही नहीं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने यह भी कहा कि सूबों में भी बलदियाती इंतखाबात के लिए मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। पंजाब में भी तीसरी बार हल्का बंदियाँ होने जा रही हैं। हुकूमतें हर दूसरे दिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी कर देती हैं। इस पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा आज उन्होंने हुकूमत के ऊपर गुस्से का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया, जो हुकूमत की स्ट्रेटजी अब तक नज़र आई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसी कानून साजी हो कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अपने वक्त पर हो, तो वो तो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे इस हुकूमत से कि भाई आप लोग क्यों बार बार ये ऐसा कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ऑस्टेंसिबली इस पे नज़र ही आ रहा है कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने जो इस्लामाबाद के अंदर देखा है, जो पब्लिक पल्स देखी है, यहाँ तहरीक इंसाफ बहुत आगे है। तमाम इत्तेहादी जमातों को मिलाकर 101 सीटों पर 101 सीटों में से 97 पर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट खड़े हैं। पूरी पीडीएम मिला के 87 कैंडिडेट्स हैं। देखिए कुछ ऐसी भागना तो बनता है सर। नहीं, बिल्कुल भागना नहीं बनता। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई हुई है इंडिपेंडेंट्स के साथ, इसलिए उधर क्या जवाब देंगे? मैं बस उसको क्या कहते हैं, मुझे बड़ा शौक है इनको ही सुनने। बात ये है कि जो 2020 में टेन्योर कंप्लीट हुआ था, आप हमें ज़रूर इसका इल्ज़ाम दें। फिर जो है वो इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया पीटीआई वालों ने 2 साल। अब हमने पिछले जो है वो कुछ लेजिस्लेशन थी, हम ये इनकी उस वक्त उन्हें लग रहा था कि वो हार जाएंगे, तब उनकी गवर्नेंस की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। इस्लामाबाद तो इनका बड़ा गढ़ था ना, एक तो करवा देते, इस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं कराया? 2 साल रोक के रखा है। हमने भी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराते, हमने नई लेजिस्लेशन लेके आ गए। लेजिस्लेशन जो है वो अप्रूव होगी सेनेट नेशनल असेंबली से, अब वो उसके तहत नई हल्का बंदियाँ बना के डिप्टी मेयर और मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन करा दें। जब भी वो 2 महीने में हो जाएगा, जब वो होगा तो उसके बाद जो है वो मामला सबके सामने आ जाएगा। सिंध का कराची हैदराबाद के बलदियाती इलेक्शन से भी एक छोटा सा इसमें मैं कमेंट करना चाहता हूं इजाजत के साथ, आपकी इजाजत के साथ कमेंट करना। इलेक्शन कमीशन को जो बलदियाती इंतखाबात हुए थे, मेरी बात सुनिए, मैं कमेंट करना चाह रहा हूं इसमें। बात भी उधर नजर भी आई थी पीटीआई इस्लामाबाद के बलदियात के ऊपर बड़े मजे का कमेंट इस तरह कहने से कुछ कहना चाह रहे हैं। कमाल की बात है। इन्होंने जो कैंडिडेट्स दिए ना जी, इन्होंने जो कैंडिडेट्स दिए उसमें तकरीबन ना, ये जो आपने जैसे मुझे बताया कि नई हल्का बंदी हुई इस्लामाबाद में और उन 100 यूनियन काउंसिल्स बनी, वो छोटी यूनियन काउंसिल्स बनी, और वो जो यूनियन काउंसिल्स बनी उन 100 बनी। पहले कम थी, उसको इंक्रीज किया गया, 70-75 से शायद बढ़ा के उन्होंने 100 कर दी। 100 में इनके पास कैंडिडेट पूरे नहीं है और इन्होंने लेजिस्लेशन ये भेजी है 125 कर दे। कैंडिडेट भाई 100 में पूरे नहीं, 125 में कहां से लाओगे भाई, ये बता दो जी अफतान साहब। देखिए बात ये है कि मैंने ये वाली बात इनको बताई है पहले भी कि जो है वो हमारे जो है कुछ जगहों पे हमारे इत्तेहादी हैं जिनके साथ हमने सीट एडजस्टमेंट किया और वो जो है वो उधर हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। अब इसको अफवाह बनाना, अभी ये जगह में आपका पूरी पीडीएम की बात करो, इत्तेहादियों को मिला के बात कर रहा हूं ना, पूरी पीडीएम की मेरी गुजारिश सुन ले भाई। अब भाई जमातें आरती जीती रहती हैं, लेकिन ये ज़बूहाली कभी नहीं आई जमातों की कि कैंडिडेट ही नहीं आपके पास। किस चीज की बहस है? आप लोग अपने टाइम पे करवा देते वासिफ साहब, तब आप लोगों को भी डर था कि आप लोग हार जाएंगे। बलदियाती इंतखाबात आपने पंजाब के अंदर भी यही किया, इस्लामाबाद के अंदर भी आप लोगों ने यही काम किया था, तब आप भी भागे थे, आज ये लोग भाग रहे हैं। किया सब लोगों ने एक ही काम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, जिनका आज 15वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। बात होगी ब्रेक बाद, हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। दुख्तर मशरक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आज 15वां योम शहादत मनाया जा रहा है, जिन्हें आज से 15 साल पहले रावलपिंडी के लियाकत बाग में दहशतगर्द हमले में शहीद कर दिया गया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रवादारी और बर्दाश्त की जिस सियासत को फ़रोग़ दिया, आज अदम बर्दाश्त के इस माहौल में उसकी बहुत कमी महसूस हो रही है। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन दहशतगर्दी और आमरीत के ख़िलाफ़ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी। वो एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन थी और आज उनकी शहादत से जो खला पाकिस्तानी सियासत के अंदर पैदा हुआ, वो 15 साल गुजरने के बावजूद पुर नहीं हो सका। आज की शो में इतना ही, अल्लाह के बाद।